हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा कि वायुमंडल क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका संगठन कैसा है, कैसा इसका कंपोजिशन है, और साथ में हमने इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना को पढ़ लिया है। इसके बाद हमने सूर्यातप या इंसोलेशन को पढ़ा। उसमें हमने सौरिक विकिरण के बारे में, सोलर रेडिएशन के बारे में डिटेल में जान लिया है। आज हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आज का हमारा होगा टॉपिक तापमान और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से पहले हमें तापमान को समझना होगा कि तापमान होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है उससे लघु तरंगों के रूप में सोलर रेडिएशन आता है। जब सोलर रेडिएशन हमारे वायुमंडल से गुजर रहा होता है तो उसकी कुछ मात्रा जो है, और वो कितनी थी, 35%, जैसा कि हमें जीटी त्रिवार्था ने बताया था। 35% जो है उसका तो क्या हो गया, प्रत्यावर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, और वो वापस अंतरिक्ष में या शून्य में लौट गया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो सौरिक विकिरण जब वायुमंडल से पास हो रहा है तो उसकी कुछ मात्रा को वायुमंडल में उपस्थित गैसें, जलवाष्प ये अवशोषित करती हैं, और वो कितनी मात्रा थी, वो थी 14%। ठीक है, 14% को वो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, और जो बाकी बची हुई मात्रा होती है वो 51%, 51% जो है वो कहाँ थी, अर्थ की सरफेस पर, धरातल पर पहुंचती है। और धरातल पर जब ये सौरिक विकिरण पहुंचती है तो उसकी वजह से धरातल को क्या प्राप्त होता है, सूर्यातप या इंसोलेशन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और इस इंसोलेशन से जो धरातल है वो गर्म होता है। उसके गर्म होने में एक थोड़ा समय लगता है। जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के बाद पृथ्वी जो है उसकी सतह से पार्थिव विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, और धरातल जो है जितनी मात्रा में सूर्यातप से ऊष्मा प्राप्त करता है उसको वापस अंतरिक्ष में छोड़ता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के दौरान। कितनी प्राप्त करता है, 51%, और उस 51% को वापस वो अंतरिक्ष में छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए, जब पार्थिव विकिरण हो रहा है तो पार्थिव विकिरण में से भी कुछ मात्रा को क्या करता है, वायुमंडल भी अवशोषित करता है, और वो कितनी होती है, वो होती है 34%। 51% का 2/3 भाग यानी 34% जो है वो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, चाहे वो अलग अलग किसी भी माध्यम से करता है। वायुमंडल में जो गैसेज हैं, जो धूल कण हैं और जलवाष्प है वो अवशोषित कर लेती है। तो तापमान जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो तापमान कैसे बढ़ेगा उसको समझिए आप। अब जब पृथ्वी पर सौरिक विकिरण आई तो सौरिक विकिरण आने से पृथ्वी को ऊष्मा की प्राप्ति हुई। वायुमंडल जो है इसको भी पार्थिव विकिरण से और सौरिक विकिरण से ऊष्मा की प्राप्ति हुई। यानी ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है वो किसी भी पदार्थ के अगर ऊर्जा देखें तो ऊर्जा की मात्रा है। ऊष्मा से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, सौरिक विकिरण से और पार्थिव विकिरण से। वायुमंडल को तो दोनों जगह से प्राप्त हो रही है, और पृथ्वी को सूर्यातप से, सौरिक विकिरण से प्राप्त हो रही है। तो ऊष्मा जो है दोस्तों, उसमें और तापमान में आप अंतर को समझिए। जो ऊष्मा है वो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है, और ऊष्मा ऊर्जा जो है इसको हम लिखते हैं कैलोरी में। ठीक है, इसको कैलोरीज में लिखा जाता है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, कैलोरी होती है। जबकि जो तापमान जो होता है ना, वो इस ऊष्मा को महसूस करने का एक जो माध्यम है वो तापमान है। अगर हम किसी भी वस्तु की बात करें तो किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा को तापमान कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी वस्तु के इकाई द्रव्यमान में ऊष्मा की मात्रा, ये क्या है, तापमान है। यानी कि ऊष्मा और तापमान दो अलग चीजें हैं। ऊष्मा जो है वो कैलोरीज में नापा जाता है, और ऊष्मा एक ऊर्जा होती है जो सूर्य ताप से
प्राप्त हो रही है, मगर ऊष्मा को तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक उस वस्तु में तापमान नहीं होगा। यानी तापमान को जनरेट करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा की मात्रा बढ़ाई जाए तो उसके तापमान में भी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्मा की जो महसूस करने की जो आभासी जो माध्यम है वो तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपने तापमान को समझा। तापमान बन कैसे रहा है? तापमान बन रहा है ऊष्मा से। अब जब हम यह तापमान की बात कर रहे हैं तो तापमान की कहां के तापमान की हम बात करें? भाई हम पढ़ रहे हैं तापमान और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो हम तापमान की कहां की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तापमान, धरातलीय तापमान, यानी अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, धरातल का जो तापमान है उसकी, और उसके पास लगते हुए, उसके साथ लगते हुए निचले वायुमंडल की। ये आप याद रखिए, यहां बार बार जब हम तापमान शब्द की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? धरातल का तापमान, और धरातल से कुछ मीटर ऊपर तक जो वायुमंडल का निचला भाग है, जो धरातल से टच में है, हम उसके तापमान की बात करेंगे। पूरे वायुमंडलीय तापमान की हम यह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो या तो धरातलीय तापमान डालता है, या जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं उसमें निचला जो वायुमंडल है वो इसको प्रभावित, मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो धरातल और उसके साथ लगते हुए वायुमंडल की। अब देखिए, जो धरातल है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, उसके पास हमने पढ़ा था वायुमंडल में कि उसके आसपास जो है वो गैसेज हैं, जलवाष्प है, और इसके अलावा एरोजोल है, धूल के कण है, इनकी मात्रा अधिक होती है, यानी निचला वायुमंडल सघन होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प की 50% मात्राएं थी। ठीक है, तो इसकी वजह से निचला जो वायुमंडल है, ये जो हमारी धरातलीय सतह है, इसके आसपास का जो वायुमंडल है ये कैसा है? सघन है। यहाँ पर गैसेस, धूल और एरोसोल की मात्रा अधिक है, पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ये क्या होता है? विरल होता जाता है, नीचे डेंस होता है और ऊपर ये विरल होता जाता है, स्कार्सिटी आती रहती है ऊपर। ठीक है, इस वजह से जो सौरिक विकिरण आ रही है वो तो बहुत कम मात्रा में अवशोषित हो रही है, ये तो मात्र 14% ही हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा मात्रा में अवशोषित क्या हो रहा है? पार्थिव विकिरण। कितना हो रहा है? 34%। ठीक है, यानी इससे कितना अधिक हो रहा है? टोटल सौरिक विकिरण का 20% अधिक मात्रा में अवशोषित हो रहा है पार्थिव विकिरण से। तो पार्थिव विकिरण जो हो रहा है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, उसको जो नीचे वाला वायुमंडल जो कि डेंस है, वो इसके लिए क्या होगा? एक तरीके से अपारदर्शी होगा, इसको ऊपर बहुत कम मात्रा में जाने लगा और पहले ही अवशोषित कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस है। इसलिए निचले वायुमंडल का तापमान जो है वो अधिक होता है, और इससे ऊपर जब हम बढ़ते जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो तापमान है, आपने तापमान को समझ लिया है, इस तापमान के वितरण को, यानी धरातलीय और निचले वायुमंडल के तापमान को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है, हमारा जो फैक्टर वो है स्थल एवं जल का स्वभाव, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर में समझिए आप कैसे अंतर होता है। देखिए, जो स्थलीय भाग होते हैं, जो स्थल होता है उसका देखिए तो वो ठोस होता है। ठीक है, और ठोस भाग होने की वजह से उसका द्रव्यमान जो है वो बहुत अधिक होता है, और बहुत ज्यादा जो उसके पार्टिकल्स है वो पास पास होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये मान लीजिए धरातलीय भाग है और ये जलीय भाग है। ठीक है, ये तो है जल। अब जब धरातल पर सौरिक विकिरण आएंगी तो सौरिक विकिरण जो है उस धरातल पर अधिकतम अगर हम देखें
तो 1 से और 2 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाएंगी। क्यों कर पाएंगी? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ठोस है, सघन है, पार्टिकल्स पास है, ये इसको ज्यादा अवशोषित नहीं, इसको ज्यादा डीप में पेनिट्रेट नहीं करने देगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि धरातल पर जब हम देखें तो बहुत कम ऐसा क्षेत्र होगा, बहुत पतली एक परत होगी जिसको सूर्य ताप जो है, सूर्यातप जो है वो गर्म करेगा। तो सौरिक विकिरणों को एक तो क्या है, कम क्षेत्रफल को क्या करना पड़ता है, कम गहराई तक गर्म करना पड़ता है स्थलीय भाग को। ठीक है, स्थलीय भाग को कम गहराई तक गर्म करना पड़ता है, इस वजह से स्थलीय भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्थलीय भाग जो है अगर कहीं पर भी स्थल है तो स्थल जो है वो उसका तापमान क्या होगा, अधिक होगा, पहली बात। दूसरा, स्थल जो है इस पर जितनी ज्यादा मात्रा में पार्थिव विकिरण आ रहा, सौरिक विकिरण आ रहा है, ये उतना जल्दी गर्म होके उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, पार्थिव विकिरण भी करेगा। ठीक है, और पार्थिव विकिरण करने की वजह से ये ठंडा भी जल्दी होगा। ठीक है, तो स्थल का स्वभाव कैसा होता है, स्थल का स्वभाव ऐसा होता है कि ये जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है। यानी कि हम इसका दैनिक तापांतर देखें, अगर डेली टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो दैनिक तापांतर इसका अधिक होगा। डेली टेम्परेचर डिफरेंस अगर देखें तो वो अधिक होगा। दिन में सूर्य की किरणें जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सौरिक विकिरण करके और जो स्थल भाग है उसको जल्दी से गर्म कर देंगी, और स्थल भाग उतनी ही जल्दी से पार्थिव विकिरण करने लगेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करेगा और ठंडा होने लगेगा। इसलिए दिन का तापमान अधिक होगा और रात का तापमान कम होगा। इसलिए दैनिक तापांतर जो है हमें वो स्थल पर दिखाई देता है। ठीक है, ये तो स्थल का स्वभाव होता है। अब इसके विपरीत अगर हम जल की बात करें कि वाटर पे क्या होता है, तो वाटर पे यहाँ कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो स्थल से जल को बिल्कुल तापमान के रूप में बिल्कुल विभेदक कर देते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, अगर हम गहराई की ही बात करें तो जो सौरिक विकिरण आ रही हैं दोस्तों, इन सौरिक विकिरणों को, अब स्थल का भाग तो था बहुत ज्यादा ठोस, यहाँ क्या है, तरल है। तरल जो है उनमें ठोस की तुलना में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, उनकी सघनता कम होती है। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो 20 मीटर से लेकर के और लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो सूर्य किरणों को कितना प्रवेश करना पड़ रहा है, 20 मीटर से लगभग 200 मीटर तक। यहाँ कितना पड़ रहा था, 1 से 2 मीटर की ही पतली परत को गर्म करना पड़ रहा था जो कि जल्दी से गर्म हो जा रही थी। अब सोचिए, इस फोटिक जोन, इसको जिसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशित मंडल बोलते हैं, फोटिक जोन बोलते हैं इसको। महासागरों का, जो सागरों का जल है, इसमें 20 मीटर से 200 मीटर तक, मतलब 200 मीटर तक का जो एरिया है इसको। अब देखिए, इस प्रकाशित मंडल में क्या होगा, इस प्रकाशित मंडल में 200 मीटर मोटी परत जो है उसको गर्म करना पड़ेगा सूर्य की किरणों को। तो अब देखिए, 2 मीटर को गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा या 200 मीटर को? 200 मीटर की मोटी परत को गर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो जल है उसको क्या होगा, जल का तापमान जो है वो उतना अधिक नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, अगर हम समान क्षेत्रफल की बात करें, मान लीजिए इसका जो है वो हमें 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को गर्म करना है स्थल के को, और जल के भी हमको 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को गर्म करना है दोस्तों। तो इस वजह से, डीप पेनिट्रेशन की वजह से, ये जो है वो देरी से गर्म होगा जबकि ये जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण देखिए, जो सूर्य की किरणें हैं वो इसको जलीय भाग को गर्म तो करना चाहती है। ठीक है, मगर क्या है कि जल कभी भी स्थिर नहीं होता। ठीक है, सागरों का जल, महासागरीय जल हो, चाहे कोई सा भी जलीय भाग जो है वो स्थिर नहीं होता, उसके अंदर क्या है, मूवमेंट्स होती रहती हैं।
जबकि ठोस भाग तो स्थिर है। ये धरातल तो क्या है, ये तो स्थिर है, और ये क्या है, ये जो है उसमें मूवमेंट्स होती रहती है। इस मूवमेंट्स का कारण क्या होता है, क्या क्या चल रहा होता है? देखिए, इसमें ज्वार भाटा आ रहा होता है, जल में ज्वार भाटा आ रहा है सागरों के जल में। इसके अलावा इसमें सागरीय तरंगे, लहरें चल रही होती हैं, ठीक है। इसमें सुनामी लहरें भी आ सकती हैं। इसके अलावा फेमस फिनोमिना जलधाराएं भी चल रही होती हैं, ठीक है, ये सब चल रही होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो महासागरीय जल है वो हमेशा गतिमान होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। तो सोचिए, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य की किरणें आई तो इस भाग को इसने गर्म किया, और ये गर्म भाग जो है वो महासागरीय धाराओं के साथ, ऐसे जो जल धाराएं चल रही हैं, इन जल धाराओं के साथ यहाँ से ट्रांसफर होके आगे चला गया। अब जो ठंडा जल है वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ठंडा जल कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब उसको गर्म करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि महासागरों में जो तापमान होता है उसका मिक्सचर हो जाता है, मिश्रण बन जाता है, और जल के मिश्रण के साथ साथ तापमान मिश्रण भी होता है, और इस वजह से जो है देरी से गर्म होता है महासागरीय जल। यानी इस जल जो है उसका स्वभाव क्या है, देरी से गर्म होने का होता है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है, क्या हो सकता है इसके अलावा कारण? कि देखिए, जो महासागर जो होते हैं इनके जल, कोई भी हो जलीय भाग की अगर हम बात करें तो जल का क्या होती है टेंडेंसी, जल में वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है। तो इस भाग का क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। जबकि स्थल भाग जो होते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि स्थलीय भागों पर जल पर जो है वो जल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ वाष्पीकरण कम होता है, मगर यहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा। अब वाष्पीकरण होगा कैसे? वाष्पीकरण होगा जब सौरिक विकिरण से जल को सूर्य तक की प्राप्ति होगी, इंसोलेशन मिलेगा। जब ऊष्मा की प्राप्ति होगी तो वो क्या होगा कि जो अधिकतर जो ऊष्मा है वो किसमें खर्च हो जाएगी, वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी। समझ में आई बात? आपको वाष्पीकरण जो हो रहा है उसमें भी तो ऊष्मा खर्च होगी। जब ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी तो वो जल की बूंदों के साथ जो वाष्प है उसके साथ क्या हो जाएगी, संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित होकर के और वायुमंडल में ऊपरी भागों तक वायुमंडल में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर जो देखें हम, तो जल जो है वो कम गर्म होगा, जल देरी से गर्म होगा, क्योंकि इसको ज्यादा सूर्य तप, ज्यादा ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी, वाष्पीकरण में हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जल होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भी अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, जबकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसको समझिए। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि किसी भी पदार्थ के, अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है उसका अगर हमको 1 ग्राम जो है, पदार्थ का जो 1 ग्राम द्रव्यमान है उसको गर्म करने के लिए, ठीक है, उसको हमें गर्म करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है, ठीक है। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, मान लीजिए जल हो या फिर कोई भी ठोस हो, कोई भी भाग है, उसका अगर 1 ग्राम द्रव्यमान है, उसका तापमान हमें सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। अब ये जो स्थल भाग होता है, स्थल भाग की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों होती है 0.19 कैलोरी, 0.19 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसकी इकाई होती है, यानी कि स्थल के 1 ग्राम को, पर ग्राम मतलब 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 0.19 कैलोरीज की जरूरत होती है। ठीक है, जबकि जो जल होता है, जल जो है इसकी होती है विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम
पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम 1 ग्राम जल लें और 1 ग्राम स्थल लें तो जल के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड और स्थल के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए स्थल को तो जरूरत होगी 0.19 कैलोरी की, जबकि जल को जरूरत होगी 1 कैलोरी की। तो किसकी अधिक हुई? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक हुई। तो इस वजह से जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता है, स्थल को गर्म करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसलिए स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाएंगे। अगर इनको तो 0.19 कैलोरी भी मिल गई ना तो इसका 1 ग्राम गर्म हो जाएगा, मगर इसको पूरी 1 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम गर्म होने के लिए, 1 ग्राम भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए। इसलिए दोस्तों स्थल जो है वो जल्दी गर्म होते हैं और जल जो है वो देर से गर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अगर हम जलीय भाग की बात करें तो जलीय भाग की हमने 4 स्थितियां ऐसी देखी जिनकी वजह से जल जो है उसके स्वभाव में अंतर होता है। एक और फैक्टर होता है जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एल्बिडो, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, हम डिटेल में बाद में इसको पढ़ेंगे। एल्बिडो का मतलब होता है प्रत्यावर्तन गुणांक, इसमें भी अंतर होता है। क्या होता है कि जो प्रत्यावर्तन गुणांक है इसका मतलब है कि किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से जितनी सोरिक विकिरण आ रही है उसकी कितनी मात्रा को ये वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है, उसे अवशोषित नहीं करता, वो ही उस सतह का एल्बिडो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो जल होता है उसका एल्बिडो जो है वो अधिक होता है, जबकि जो स्थल होता है स्थल का एल्बिडो कम होता है। इस वजह से क्या होगा, स्थल जो है उसका चूंकि एल्बिडो कम है, सो दैट वो क्या करेगा कि जितनी मात्रा में सौर्य विकिरण आ रही है उसकी बहुत कम मात्रा को ही प्रत्यावर्तित करता है, वापस रिफ्लेक्ट करके लौटाता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में प्रत्यावर्तन करता है, जबकि जल जो है उसका एल्बिडो अधिक है, इसलिए जितनी सौरिक विकिरण आ रही है उसकी अधिकतम मात्रा, उसकी काफी मात्रा जो है उसका वो वापस अंतरिक्ष में लौटा देगा। तो वो जो मात्रा जो सौरिक विकिरण की वापस अंतरिक्ष में लौट गई वो जल को गर्म करने के काम में ही नहीं है ना, उसने तो तापमान दिया नहीं, ऊष्मा दी ही नहीं, तो उसमें तापमान बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जल का एल्बिडो भी अधिक होता है और इस वजह से स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं और जलीय भाग देरी से गर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक फैक्टर और मान सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या बनेंगे, अधिक मात्रा में यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा, बादलों का निर्माण अधिक होगा जलीय भागों के ऊपर, जबकि स्थलीय भागों के ऊपर बादल जो है उनकी मात्रा कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पे बादल अधिक है, क्लाउड फॉर्मेशन अधिक होता है, बादल निर्माण जो है वो यहाँ पर अधिक हो रहा है जलीय भागों के ऊपर, तो इस वजह से ये क्या करेगा कि जो सौरिक विकिरण आ रही हैं उन सौरिक विकिरण को ये धरातल तक पहुंचने ही नहीं देगा। ठीक है, जल की सतह तक पहुंचने ही नहीं देगा और यहीं से ही इसका प्रत्यावर्तन हो जाएगा और ये वापस अंतरिक्ष में लौट जाएंगे। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि सागरीय क्षेत्रों पर जो सौरिक विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, उसकी मात्रा कम पहुंच पाती है, इसलिए ये जो है इस पर ऊष्मा की मात्रा कम होती है, जबकि स्थलीय भागों पर जो है बादलों का निर्माण कम होता है, इसलिए यहाँ पर आसानी से सौरिक विकिरण पहुंच करके और धरातल को गर्म कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 6 फैक्टर मैंने आपको बताए जो स्थल और जल के स्वभाव में अंतर करते हैं और इसकी वजह से स्थल और जल के में तापमान का अंतर पाया जाता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तापमान में अंतर पाया जाता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है।
अगला हमारा जो फैक्टर है वो है अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, अब देखिए अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी मतलब होता है ये डिस्टेंस जो हम देखें, ये हमारे मान लीजिए भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से हम देखें तो भूमध्य रेखा से और हमारे जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है हमारी, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होगा, कर्क और मकर रेखा में सूर्य जो है उसकी ज्यादातर गति इन्हीं के, ज्यादातर क्या होती इसी के बीच में है, सूर्य की गति इनके ही बीच में होती है। सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर चमक रहा है। इसके बाद उत्तरायण जब सूर्य होगा तो सूर्य के उत्तरायण होने पर एक कर्क रेखा पर आ जाएगा। फिर जब वापस दक्षिणायन होगा तो ये कहाँ होगा, मकर रेखा के ऊपर होगा। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन्हीं के बीच में वो चलता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अधिकतम सूर्य तप है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, 23.5 से यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन यही प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस वजह से दोस्तों जहां पर अक्षांश की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा पर अगर हम देखें तो सूर्य जो है वो ज्यादातर समय यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर में चलें और हम पहुंच जाए पोल की ओर, ध्रुवों की ओर पहुंचे, ठीक है, चाहे दक्षिण में हम पोल की ओर जाएं, तो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी होने लगती हैं, तिरछी पड़ने लगती हैं। और तिरछी किरणें जो है, मैंने आपको इंसोलेशन में भी बताया था कि तिरछी किरणें जो हैं वो सीधी किरणों की तुलना में कम तापमान प्रोवाइड करती हैं और कम मात्रा में इंसोलेशन सूर्य तक प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा कम होने से तापमान कम होता है। तो भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान जो है वो कम होता है और उसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। इस वजह से मुझे इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन जो है वो कम मिलता है और इस वजह से हम देखें तो भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है। ठीक है, मगर वास्तविक रूप से अगर हम देखें दोस्तों तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तापमान नहीं मिलता है, बल्कि सबसे अधिक जो तापमान मिलता है वो मिलता है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। 20 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर ऊपर से जो सौरिक विकिरण आ रही हैं वो बादलों के कारण कम मात्रा में यहाँ पर सूर्य तप या इंसोलेशन प्रोवाइड कर पाती है। बादल होते हैं, इस वजह से भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि ज्यादातर किरणें जो है वो ऊपर से ही प्रत्यावर्तित हो जाती हैं, जबकि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास क्या होता है, आसमान साफ होता है यहाँ पर। इस वजह से अधिकतम जो इंसोलेशन प्रोवाइड होता है वो यहाँ होता है, इसलिए यहाँ सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती है और इसीलिए यहाँ सबसे अधिक मात्रा में तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अक्षांश की बात करें तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, यानी इसे बोल सकते हैं आप अयनवर्ती भागों में। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा का जो क्षेत्र है इसको अयनवर्ती क्षेत्र बोलते हैं, तो अयनवर्ती भागों में मिलता है। जबकि जो अगर हम भूमध्य रेखा से दूरी की बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी के कारण किस प्रकार से तापमान का वितरण प्रभावित होता है। इसके बाद बात करते हैं हम सागर तल से ऊंचाई की बात करते हैं कि सागर तल से ऊंचाई जो है वो किस प्रकार प्रभावित कर रही है। देखिए, सागर तल पर अगर हम बात करें तो जो सी लेवल होता है हमारा, उस पे क्या होगा, जो सी लेवल है इस पे हमारी जो सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, सौरिक विकिरण आके पहुंचेगी। सागर तल पर चाहे वो जल का भाग हो चाहे स्थल का भाग हो, हम कॉमन बात कर रहे हैं कि सागर तल पर यानी सतह पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन आई और सोलर रेडिएशन आने की वजह से यहाँ पर ऊष्मा की प्राप्ति हुई और ऊष्मा की प्राप्ति से धरातल क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और गर्म होकर के ये क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करेगा। तो अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर तापमान अधिक है।
ठीक है दोस्तों, धरातल पर तापमान अधिक है सूर्य तप से। मगर जब इससे अगर ऊपर हम बढ़ेंगे तो निचला जो हमारा जो वायुमंडल है, इस निचले वायुमंडल में क्या है, इसकी सघनता अधिक है और सघन वायुमंडल की वजह से यहाँ पर जलवाष्प अधिक है, गैसेज अधिक है, धूल कण अधिक है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी पार्थिव विकिरण हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित करता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन के रूप में। कंडक्शन और कन्वेक्शन के रूप में जो निचला वायुमंडल है वो गर्म होता है। कंडक्शन का मतलब होता है परिचालन और संवहन। इसके रूप में हमारा जो निचला वायुमंडल है, जो धरातल के पास वाला वायुमंडल है, वो अधिक गर्म होता है। मगर इससे ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो वायुमंडल जो है वो क्या होगा, विरल होता जाएगा, इसका जो घनत्व है वो कम होता जाएगा। इस वजह से, क्योंकि गैसेस की मात्रा, डस्ट पार्टिकल की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा कम होती है। इस वजह से जो पार्थिव विकिरण है उसका अवशोषण भी कम होता है। और इसी वजह से अगर हम सागर जल स्तर से ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो सागर तल से ऊंचाई जो है वो भी एक कारक है जिसकी वजह से तापमान का वितरण प्रभावित होगा। देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है वो मान लीजिए पूरे वायुमंडल में से गुजर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सोलर रेडिएशन का तो मात्र 14% ही ऑब्जर्व हो रहा है। सोलर रेडिएशन का तो 14% ही ऑब्जर्व कर रहा है वायुमंडल, जबकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसका कितना कर रहा है, 34%। सोलर रेडिएशन मतलब टोटल जो रेडिएशन आ रही है उसका 34% तो ये और 14% ये कर रहा है। यानी ये कितना है, टोटल पार्थिव विकिरण का अगर इसको बात करें तो टोटल पार्थिव विकिरण जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसका 2/3 भाग वायुमंडल ऑब्जर्व करता है, 2/3 पार्ट। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है, 51% टोटल सोलर रेडिएशन होता है, इसका 2/3 पार्ट, यानी जो धरती है, पृथ्वी है, उससे जितनी ऊष्मा निकल रही है उसका 2/3 भाग वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है। और उसका सबसे अधिक भाग कौन सा करेगा, निचला वायुमंडल जो धरातल के संपर्क में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से सागर तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। और ये कितनी होती है, ये होती है 165 मीटर पर कितनी होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। या हम इसको बात करें तो ये होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है जब सागर जल स्तर से ऊपर जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप पतन दर, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट जो है उसको सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और ये फैक्टर डिपेंड किस पे करता है, वायुमंडल की सघनता पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक कारक है जिसकी वजह से तापमान जो है उसका वितरण प्रभावित होता है। आप इसको इंसोलेशन से जो है उससे और हीट बजट से कोरिलेट करके पढ़िए। साथ में आप वायुमंडल जो है वो मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको भी देखिए। ठीक है, जो हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन को पढ़ा है आप उसको पढ़िए। उसके बाद आप इंसोलेशन को पढ़िए कि इंसोलेशन काम क्या कर रहा है। इसके बाद आप हीट बजट को पढ़िए, क्योंकि हीट बजट को आप यहाँ लिंक करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। इसलिए आप प्रीवियस जो मैंने वीडियोस दिए हैं उनको आप जरूर देखिए, उनसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप खुद ही समझ जाएंगे कि वितरण का कैसे प्रभावित हो सकता है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है हमारा समुद्र से दूरी। कि समुद्र जो है इससे दूरी को, समुद्र से जो दूरी है वो भी हमारे तापमान के वितरण को किस तरह से प्रभावित करती है, ये भी हम देखते हैं। देखिए, जो हमारी समुद्र से दूरी है उसमें आप समझिए, मैंने आपको बताया कि जो स्थलीय भाग जो होते हैं उन स्थलीय भागों का क्या होता है, तापमान जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। जबकि जो जलीय भाग होते हैं वो उनका तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो स्थल का टेम्परेचर अधिक है, जल का टेम्परेचर कम होता है। तो जो सागरीय जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये जो तटवर्ती क्षेत्र हैं
इस तटवर्ती क्षेत्र में दिन के समय में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, लो टेम्परेचर है यहाँ पर तो प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर है तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ की जो वायुमंडल की जो निचली जो वायु राशि है वो क्या हो गई है, गर्म हो गई और गर्म होकर के वो ऊपर उठ गई है। इस वजह से यहाँ पर वायु का दाब कम हो गया है, यहाँ वायु राशि की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, जब हम दाब पढ़ेंगे तो इस फिनोमिना को अच्छे से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर वायु राशि कम होने की वजह से लो प्रेशर है और जलीय भाग जो है ये क्या है, जलीय भाग है। इस जलीय भाग पर वायु राशि अधिक है, यहाँ पर तापमान कम है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, दिन के समय में क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलेंगी, सागरीय समीर चलेगी, सागरीय समीर या ओशियनिक विंड्स चलेंगी। ठीक है, तो ओशियनिक विंड्स जो है वो क्या करेंगी, अब क्योंकि यहां से पवनें चल रही हैं तो सागरीय समीर जो है वो यहाँ पर क्या है, तापमान कम है, यहाँ तापमान अधिक है, तो यहाँ से जब तापमान को लेके आएंगी तो वो तापमान बहुत कम होगा, ठंडी होंगी। तो ये कैसी होंगी, ठंडी पवनें होंगी। और ये ठंडी पवनें जो दोस्तों तटीय क्षेत्रों में जब पहुंचेंगी तो यहाँ पहुंचने पर उसका तापमान जो है उसमें गिरावट लाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से सागर तल के जो सागर जो है उसके पास वाले जो क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, तो तटीय क्षेत्रों का तापमान जो है वो कम होता है। तटीय क्षेत्रों का जो तापमान है वो कम होता है। और इस वक्त क्यों होता है, क्योंकि जो सागर है उसका एक समकारी प्रभाव कहते हैं इसे, सागर का समकारी प्रभाव। सागर की जो पवनें हैं वो कैसी हैं, ठंडी हैं, और ठंडी पवनें तटीय क्षेत्रों के तापमान में गिरावट लाएंगी। और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे भारत में भी जो तटीय क्षेत्र है, जैसे हम मुंबई की बात कर ले तो वहां जो तापमान है वो कम रहता है। ठीक है, और यहां पर देखिए तो दैनिक तापांतर भी कम रहेगा। दैनिक की बात कर लो, चाहे आप मासिक की बात कर लो, चाहे आप वार्षिक की बात कर लो, यहाँ पर तापांतर कम होगा। तापांतर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही तापांतर होता है। यानी कि दिन के समय में बात कर ले, चाहे हम रात के समय में बात कर लें, यहाँ तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि दिन में तापमान होना तो अधिक चाहिए था यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में, मगर क्या कि जो सागरीय समीर आ रही है इन्होंने तापमान को गिरा करके और इतना कम कर दिया कि रात में भी तापमान बहुत कम नहीं होगा और दिन का तापमान भी बहुत अधिक नहीं होगा। इसलिए दैनिक तापांतर जो है वो तटीय क्षेत्रों का कम होता है। मगर जब ये तटीय क्षेत्रों से हम अंदर स्थलीय भागों की ओर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते जो सागरीय समीर है वो तो विलुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और स्थल की ओर जाने पर तापमान जो है उसमें वृद्धि होगी। इंक्रीज होगा टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लैंड की साइड चलेंगे तो सागर से दूरी बढ़ने के साथ साथ स्थल की ओर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो सागर से दूरी जो है वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है कि सागर जो है उससे दूरी बढ़ने के साथ साथ स्थलीय भागों में क्या होता है, महाद्वीपीय प्रभाव होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है महाद्वीपीय प्रभाव और इसको बोला जाता है महासागरीय प्रभाव। तो महाद्वीपीय प्रभाव की वजह से क्योंकि स्थल है तो ये अधिक गर्म रहेगा, और महासागरीय क्षेत्रों का जो प्रभाव है वो तटीय क्षेत्रों तक आएगा और तटीय क्षेत्रों का तापमान जो है कम होगा। और महाद्वीपीय प्रभाव की वजह से अगर हम सागर से दूरी की बात करें तो बढ़ती दूरी के साथ दैनिक, वार्षिक, मासिक तापांतर भी अधिक होगा। क्लियर है यहाँ पर कि सागर से, अब इसके फैक्टर में आप याद रखिए कि सागर से दूरी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे स्थल की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी। तटीय क्षेत्रों का तापमान कम होता है सागर के समकारी प्रभाव के कारण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो फैक्टर आ जाता है हमारा वो आता है महासागरीय धाराएं। जो हमारी ओशनिक करंट्स हैं वो भी
तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ओशियनिक विंड्स कैसे प्रभावित करती हैं इसे आप समझिए। देखिए ओशन में क्या हो रहा है, महासागरों में क्या हो रहा है कि महासागरों की जो जलधाराएं हैं वो कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, अब ये ठंडी जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो क्या करेंगी, वो चलते हुए जो जलधारा चल रही है तो उस करंट के साथ साथ क्या हो रहा है, जल की एक राशि जो है, एक मात्रा जो है वो आगे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से जब ये ठंडे क्षेत्रों में मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलने लगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलने के कारण मान लीजिए ये तो है हमारी इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारा पोलर रीजन है। तो जो पवने जो भी यहाँ से जलधाराएं चल रही हैं वो जलधाराएं जब उत्तर या दक्षिण में ध्रुवों की ओर चलने लगेंगी तो यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक है, यहाँ से जो जल है वो क्या होगा, गर्म होगा, और यहाँ का जल जब मूवमेंट करेगा इस तरफ तो क्या होगा, गर्म जल होगा, और गर्म जल जो है इसकी वजह से क्या होगा कि इन क्षेत्रों में तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान में वृद्धि होगी। मगर अगर ध्रुवीय क्षेत्रों से और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर अगर चल रही है जलधाराएं तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैसी होंगी, ऊपर से कैसा जल लाएंगे, ठंडा जल। भाई ऊपर तापमान कम है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर महासागर का तापमान कम है, तो महासागरीय ठंडा जल जो है वो कहाँ आएगा, विषुवत की ओर आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तापमान में गिरावट आएगी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो कि अटलांटिक में चल रही है, पश्चिमी अटलांटिक में अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ जो जा रही है वो ऊपर में कहां तक चली जाएगी, इसकी एक शाखा जो है वो नॉर्वे तक जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है उसके रूप में नॉर्वे के तट तक जाती है, और इस वजह से जो ये पश्चिमी हमारा जो यूरोप है इसके जो बंदरगाह हैं, जो इसके पोर्ट है वो सर्दियों में भी खुले रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो यहाँ से गर्म जल जो है उसको लेके जा रही है, और इसकी वजह से इन क्षेत्रों का तापमान बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म जल जा रहा है। और उसके ऊपर से जो पवनें चलेंगी वो पवनें क्या करेंगी, तटीय क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देंगी। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण की ओर समकारी प्रभाव की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ से लेब्राडोर की धारा आ रही है। ठीक है, तो लेब्राडोर की जो धारा है वो कैसी है, ठंडी जल धारा है, और ये लेब्राडोर की ठंडी जल धारा है जो उत्तर से आने वाले ठंडे जल को साथ लेके आएगी ध्रुवीय क्षेत्रों से, और ये यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास आके मिलेंगी, और यहाँ पर क्या करेगी, तापमान में गिरावट होगी। और जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां क्या होता है, वहां पर कोहरा बनता है। ठीक है, गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहां क्या होता है, कोहरा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो फॉग बन जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जिधर से अगर हम देखें तो जलधाराओं का प्रभाव सिर्फ इतना होता है कि गर्म जलधारा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर यानी जो जा रही है ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि ठंडे क्षेत्रों की ओर जब जा रही है तो वहां पर तापमान बढ़ा देंगी, और ठंडे क्षेत्रों से विषुवतीय क्षेत्रों की आने वाली ठंडी जलधाराएं विषुवतीय क्षेत्रों का तापमान में गिरावट लाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने समझा महासागरीय धाराएं किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। इसके बाद हम देखें अगर तो प्रचलित जो पवनें हैं, जो प्रिवेलिंग विंड्स जो है, ये प्रिवेलिंग विंड्स भी जो है वो जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। प्रिवेलिंग विंड्स कैसे, देखिए जो पवनें विषुवतीय क्षेत्रों से यानी कि गर्म क्षेत्रों से और ठंडे क्षेत्रों की ओर चल रही हैं, ठीक है, यानी कि हम बात करें निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चल रही हैं, यानी विषुवत से ध्रुवों की ओर चल रही हैं, तो ये पवनें क्या होंगी, ये गर्म होंगी, और ये क्या करेंगी, ये पवनें जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। जबकि इसका जस्ट रिवर्स अगर हम देखें तो जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर पवनें चल रही हैं, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चल रही है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से और विषुवतीय क्षेत्रों की ओर चल रही है। ठीक है, अगर पवनें चल रही हैं तो वो क्या करेंगी,
तापमान में गिरावट लाएंगी। क्यों लाएंगी? क्योंकि वहां से क्या आएंगी? ठंडी हवाएं होंगी। ये कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ये कैसी होंगी? गर्म होंगी। ठीक है दोस्तों, तो विषुवत से ध्रुवों की ओर जब पवनें चल रही हैं तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि करेंगी, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो विषुवतीय क्षेत्रों की ओर आ रही हैं वो ठंडी पवनें होंगी और वो तापमान में गिरावट लाएंगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था, जब समुद्र से दूरी बताया था तब बताया था कि जो पवनें हैं वो सागर से स्थल की ओर चलेंगी। सागर से स्थल की ओर अगर चल रही हैं तो कौन सी समीर है वो? उन्हें बोला जाता है सागरीय समीर, यानी ओशियनिक विंड्स चल रही हैं, वो सागर से स्थल की ओर चल के तापमान में क्या करेंगी? गिरावट लाएंगी। ठंडी होती है, तापमान गिरावट लाएंगी। ठीक है, जबकि रात के समय में क्या होगा? रात के समय में चलेगी स्थलीय पवनें, और स्थलीय पवनें क्या चलेंगी? स्थल से सागर की ओर चलती हैं, और स्थल से सागर की ओर चलने की वजह से वो तटीय क्षेत्र जो है उनमें तापमान थोड़ा बढ़ा के रखती हैं। ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? सागर से स्थल की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो तापमान में गिरावट लाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पर्वतीय समीर और घाटी समीर की, हम बात कर सकते हैं। पर्वतीय समीर और घाटी समीर की अगर हम बात करें तो जो घाटी की ओर चलने वाली जो पवनें हैं, ठीक है, जो घाटी की ओर जो पवनें चलती हैं जिन्हें पर्वतीय समीर कहते हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो नीचे आने पर, यहां पर ऊपर से जब नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरते हुए ये कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं, और ये घाटी का क्षेत्र जो है ना, घाटी का तापमान में गिरावट लाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो घाटी से जो पवनें चल रही हैं वो कैसी हैं? ऊपर उठ रही हैं, वो कैसी हैं? गर्म हैं। तो ऊपर घाटी के जो तटीय क्षेत्र यहाँ पे तापमान में वृद्धि कर देंगी। ठीक है, इसी तरह से हम स्थानीय पवनों की बात कर सकते हैं। स्थानीय पवनें जो है वो भी फर्क पड़ उनका भी होता है। लोकल जो विंड्स चल रही हैं, लोकल विंड्स कौन सी है? जैसे हमारे लू चलती है उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में जब लू चलती है तो वो बहुत बड़े क्षेत्र का तापमान क्या करती है? बढ़ा देती हैं। ठीक है, लू चलने पे क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। राजस्थान देख लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लो, हरियाणा, इन क्षेत्रों में क्या होता है? बिहार तक भी जाती है, बिहार बंगाल तक भी चली जाती हैं, तापमान वृद्धि होती है। इसी तरह आपने स्थानीय पवन का नाम सुना होगा, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चिनूक, ये चिनूक क्या होती है? चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत जो है उसके पूर्वी ढालों से, जो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका, उसके रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से जब उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवेश करती है तो ये नीचे उतरती हुई पवन जो है वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, और ये गर्म पवन जो है वो यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर तापमान में वृद्धि कर देती है। और तापमान वृद्धि की वजह से क्या होता है? यहाँ पर तापमान वृद्धि की वजह से यहाँ पर अधिकांश समय जो है खेती बाड़ी वगैरह का अच्छा मौसम होता है, यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल जाती है। तो इस तरह स्थानीय पवनें जैसे लू है, चिनूक है, कुछ ठंडी पवनें भी हो सकती हैं। ठीक है, जो उत्तरी जो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो आ रही होती है लोकल विंड्स, ठीक है, वो भी ऐसे ही प्रयोग करती है। जैसे हम देख सकते हैं मिस्ट्रल, ठीक है, ये एक ठंडी पवन होती है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से तापमान में गिरावट आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम जो प्रिवेलिंग विंड्स की बात कर रहे हैं वो एक पवन ऐसी हो सकती है, कोई भी जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, कोई भी जो विषुवतीय क्षेत्रों से जा रही है। या हम सागरीय और स्थलीय समीर की बात कर सकते हैं, या हम पर्वतीय समीर और घाटी समीर की बात कर सकते हैं, या स्थानीय पवनों की बात कर सकते हैं। ये भी अलग अलग जगह तापमान जो है उसको प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला हमारा जो फैक्टर है वो देखते हैं कि धरातलीय विशेषताएं जो हैं, जो सरफेस फीचर्स हैं, वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो नेचर ऑफ सरफेस कह लो या सरफेस फीचर्स जो है वो भी तापमान को प्रभावित करता है, धरातलीय विशेषताएं। अब धरातलीय विशेषताओं से हमारा यहाँ क्या मतलब है? देखिए, हमने अभी एल्बिडो की बात की थी, प्रत्यावर्तन गुणांक की बात की थी। तो अगर हम धरातल की ऐसी बातें देखें कि धरातल पर क्या क्या उपस्थित हो सकता है, तो धरातल पर देखिए कहीं पर तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी? आइस शीट हो सकती है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा मात्रा में हिम हो सकती है, हिम चादर हो सकती है। ठीक है, हिम चादर हो सकती है,
या क्या हो सकता है कि कहीं कहीं पर यहाँ पर कहीं वनस्पति हो, बहुत ज्यादा घने जंगल हो सकते हैं, ठीक है, वन हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में बालू हो, रेत हो, और कहीं पर क्या हो सकता है, काली मिट्टी हो। तो धरातल की हर जगह अलग अलग विशेषता होती है। धरातल की जो है उस पर अलग अलग चीजों का आवरण हो सकता है, कवरिंग हो सकती है। इस वजह से जो सौरिक विकिरण जो है वो हर जगह जब सौरिक विकिरण आएगी तो इस सौरिक विकिरण का अपना प्रत्यावर्तन जो हो रहा है वो हर सतह के एल्बिडो पे भी क्या होगा, एल्बिडो के अनुसार चेंज होगा। देखिए जैसे हिम चादर है, यहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ जो है उसका एल्बिडो बहुत अधिक होता है, लगभग 70 से 90% तक होता है। इस वजह से क्या होता है, जितनी भी सूर्य की किरणें आ रही हैं उसका लगभग 90% तक, 70 से 90% तक वापस प्रत्यावर्तित हो जाती हैं। जब प्रत्यावर्तित हो गई हैं, वापस रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में चली गई हैं, तो ये ऊष्मा तो प्रदान ही नहीं कर सकती। ऊष्मा कहां देंगी, ये दे ही नहीं सकती ऊष्मा। और इस ऊष्मा की जब प्राप्ति नहीं हुई तो यहाँ क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उन ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने का एक कारण ये भी होता है कि वहां पर जो हिम चादर है वो जितनी सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है उसका 90% तक वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो वन होंगे, इन वनों में क्या होगा, वनों में भी क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें आएंगी तो ये बहुत सघन वन है, मान लीजिए तो डेंस वन है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर इनकी पत्तियों से, पेड़ों से, इनसे टकरा करके और सूर्य तप जो है, इंसोलेशन, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसकी मात्रा वापस प्रत्यावर्तित हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम मात्रा में धरातल पर तापमान पहुंच पाएगा और इस यहाँ पर ऊष्मा पहुंच पाएगी। इस वजह से यहाँ भी तापमान जो है वो कम रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग वन जो है उनकी अलग अलग एल्बिडो होती है। यहाँ मैं एल्बिडो पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वन होंगे तो वनों का एल्बिडो जो है वो अधिक होता है इस बजाय नेक्ड सरफेस के। जो नेक्ड सरफेस होती है, धरातल जो नग्न जो धरातल है उसकी तुलना में जो वन वाला जो धरातल है उसका एल्बिडो अधिक होता है। इस वजह से यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त होगी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम पहुंच पाती है धरातल तक, इस वजह से यहाँ तापमान कम होता है। मगर हम बात करें रेत की, यहाँ पर क्या है, रेत है, बालू कण है। अब यहाँ पर वनस्पति तो है ही नहीं। जब वनस्पति वेजिटेशन नहीं है तो जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो बालू में पहुंचेंगी और बालू को गर्म करेंगी, और बालू जो है वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सूर्य तप को अवशोषित करेगी। इससे क्या होगा, ऊष्मा प्रदान होगी, हीट मिलेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर तापमान अधिक होगा। इसी तरह बात करें हम कि मान लीजिए यहाँ काली मिट्टी है, कोई भी मिट्टी है, मृदा है, नेक्ड सरफेस है, ठीक है। तो नेक्ड सरफेस को अगर हम बात करें, कोई मृदा है, कोई भी मृदा मान लो, नेक्ड सरफेस मान लो, तो वो क्या होगा, यहां से तो देखिए वेजिटेशन ने रोक लिया, यहाँ हिमचादर ने रोक लिया, अब इसके ऊपर तो इतनी ज्यादा वनस्पति भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए घास है, मान लीजिए पेड़ पौधे भी हैं, तो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वायु जो ऊपर से सौरिक विकिरण आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, वो छनेंगी नहीं, और जब छनेंगी नहीं तो उनकी अधिकतम मात्रा कहाँ है, यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ क्या होगा, अवशोषण होगा, और अवशोषण होगा तो ऊष्मा की मात्रा मिलेगी, और अवशोषण से ऊष्मा मिलेगी तो ऊष्मा से तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से धरातल जो है, सरफेस जो है, इस पे कौन सी वनस्पति पाई जा रही है, या फिर इसके ऊपर हिम चादर पाई जा रही है, या नेक्ड सरफेस है, या धरातल की विशेषता कैसी है, धरातल बालू सतह से बना है या पठारी सतह से बना है, या उसके ऊपर मृदा पाई जा रही है, ये भी हर जगह जो है वो धरातलीय विशेषता अलग अलग होगी, और उसी हिसाब से एल्बिडो अलग होगा, और इसी वजह से तापमान भी डिफर करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली बात करते हैं हम धरातलीय ढाल की। ठीक है, स्लोप, सरफेस का जो स्लोप है उसकी बात करें, ढाल की बात करें, तो देखिए स्लोप जो है उसमें अगर हम देखें तो जो ढाल जो है वो सूर्य की किरणें जिस ढाल पे सीधी पड़ेंगी ना, उस तरफ क्या होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा होगी। जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा होगी तो वहां पर ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी, और ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी तो वहां पर तापमान अधिक होगा। मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ये कोई पहाड़ है,
ठीक है। इस पहाड़ पर इस भाग में जो है वो सूर्य की किरणें आ रही हैं सीधी, जबकि ये इसको क्या बोलते हैं, सूर्योन्मुखी। ये क्या है, सूर्योन्मुखी ढाल है, जबकि ये कैसा है, सूर्य विमुख ढाल है। इसको लीवार्ड स्लोप बोलते हैं, ठीक है, सूर्य विमुख ढाल है। अब देखिए इस तरफ जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होगा, अधिक होगा। जब यहाँ इंसोलेशन अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, और ऊष्मा अधिक होगी तो तापमान अधिक होगा। मगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सूर्य किरणें क्या होंगी, तिरछी हो जाएंगी, या फिर इस किरणों यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी ही नहीं, सारी किरणें क्या पड़ गई है, इस तरफ वाले ढाल पर पड़ गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम होगा। जब इंसोलेशन कम है तो क्या होगा, ऊष्मा कम होगी, और ऊष्मा कम होगी तो तापमान भी कम होगा। तो इस तरह ढाल जो है वो प्रभावित कर रहा है। इसका उदाहरण क्या माने, हम मान लें कि मान लीजिए हिमालय पर्वत है, इसको हिमालय पर्वत ही मान लीजिए, और हिमालय का ये कौन सा ढाल है, ये उत्तरी ढाल है, नॉर्थवार्ड, उत्तर की कौन सा, उत्तरी ढाल, जो कि किस तरफ है, सॉरी दक्षिणी ढाल मानिए इसको, उत्तरी ढाल नहीं बोलेंगे इसको, दक्षिणी ढाल। ये कौन सा ढाल है, दक्षिणी ढाल है, जो कि किस तरफ है, भारत की तरफ वाला जो ढाल है, भारत के महान मैदानों की तरफ वाला ढाल है। कौन सा है ये, महान मैदानों की ओर, भारत के जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनकी ओर का ढाल है, मैदान की ओर का ढाल है। जबकि ये कौन सा ढाल है, ये उत्तरी ढाल है। किस तरफ वाला है ये, तिब्बत की ओर वाला ढाल। अब यहां पर हम देखें तो ये किस तरफ पड़ रहा है, ये ढाल जो दक्षिण ढाल है किधर पड़ रहा है, विषुवत रेखा की ओर पड़ रहा है। तो विषुवत रेखा जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कहां पड़ रही हैं, दक्षिणी ढाल पे पड़ रही हैं, भारत की ओर वाले ढाल पे पड़ रही हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ने से यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इस वजह से यहाँ पर मानव अधिवास है, यहाँ लोग बाग रहते हैं अधिक मात्रा में, साथ में यहाँ पर कृषि होगी, यहाँ पे साथ में पशुपालन भी होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरफ क्या होगा, तापमान अधिक होता है, इस वजह से यहाँ जीवन चाहे कितनी भी ऊंचाई बढ़ गई है, इस तरफ जो उत्तरी ढाल जो दक्षिणी ढाल है दोस्तों, इस दक्षिणी ढाल में बहुत अधिक ऊंचाई पर भी मानव अधिवास है। जबकि मैंने पढ़ाया था कि सागर तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। यहाँ जो हमारा हिमालय है वो लगभग 8,850 मीटर ऊंचा है। अब इसके लगभग 5,000-6,000 मीटर तक भी आप पहुंचेंगे तो 4 से 5,000 मीटर तक भी, 6,000 मीटर तक भी मानव अधिवास है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर तापमान कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही रहा है, और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में बहुत अधिक गिरावट नहीं हो रही है, मानव अधिवास लायक तो यहाँ पे मिलता ही है। जबकि आप उत्तरी भागों की ओर जाएंगे तो उस तरफ का जो क्षेत्र है वो निर्जन है, यहाँ पर मानव अधिवास कम है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे सूर्य तक प्राप्त नहीं हो रहा है, इंसोलेशन नहीं मिल रहा है, तो ऊष्मा नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर तापमान भी कम है। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जो सागर जो है, महासागर जो है, उसके तटीय क्षेत्र पे कोई पर्वत हो गया। ठीक है, कोई भी महासागर है, कोई भी, हम यहाँ पे मान लीजिए ये महासागरीय भाग है। ठीक है, ये महासागरीय भाग है, और इस महासागरीय भाग के साथ यहाँ पर कोई पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि जो महासागरीय भाग है इससे जब पर्वत आएंगे, जब पर्वत आ जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो स्थलीय जो सागरीय जो समीर चलेंगी, वो सागरीय समीर क्या करेंगी, यहाँ पे आकर के और ऊपर उठेंगी स्लोप के साथ साथ। जैसे ये मान लीजिए, हम इसी को का उदाहरण मान ले कि ये जो है वो क्या है, ये हमारा पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है, इधर से क्या आ रही है, सागरीय समीर आ रही है। ये सागरीय समीर इसके साथ क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठ करके क्या होगा, इनका संघनन होगा, वर्षा होगी, और ये क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से आर्द्रता लगभग खो देंगी। जब आर्द्रता खो देंगी, ये ऊपर यहाँ हो गया बादल निर्माण, वर्षा हो गई, तो जब ये ढाल के साथ नीचे उतरेंगी विपरीत दिशा में, यहां से आई ऊपर गई और फिर ढाल के साथ नीचे उतरी है, कौन सी समीर, सागरीय समीर, जो ओशियनिक विंड्स है। तो जब नीचे उतरेंगी दोस्तों, तो नीचे उतरते हुए ये क्या होंगी, ये जो सागरीय समीर है ये गर्म हो जाएंगी। जो सागर का जो समकारी प्रभाव था वो तो कहां होगा, सागर का समकारी प्रभाव सिर्फ स्थल पे होगा।
स्थल के तटीय क्षेत्रों में होगा और किस तरफ होगा, सागरीय क्षेत्र की होगा। और जब पर्वत से जब नीचे उतरेंगी तो ये गर्म हो जाएंगी और गर्म होने से यहाँ तापमान में वृद्धि होगी। इसलिए ढाल जो है वो भी प्रभावित करता है कि तापमान का वितरण क्या होगा। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, पश्चिमी घाट के पर्वत, हमारे जो भारत में जो पश्चिमी घाट है उसके पर्वतों का आप उदाहरण ले सकते हैं। साथ में आप रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, कैसा हो रहा है, मान लीजिए इसी को हम मान लें कि हमारा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में क्या हो रहा है, इधर से अरब सागर से क्या आ रही है, सागरीय समीर आ रही है, और ये अरब सागर से जो सागरीय समीर है ये यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, ये कौन सा ढाल है, पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा करके और इस क्षेत्र में तापमान जो है उसको क्या करेंगी, कम कर देंगी। यहाँ तो तापमान कम होगा क्योंकि सागर का समकारी प्रभाव है, ये ठंडी पवनें आ रही हैं। अब ये जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ वर्षा कर दिया, यहाँ तो इन्होंने अपनी आर्द्रता खो दी। अब जब ये नीचे उतरेंगी तो नीचे उतरने के साथ ये क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और इस वजह से जो हमारा पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है, इस पूर्वी ढाल पर तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो धरातलीय ढाल जो है वो भी डिपेंड करता है कि वो कहां पर है और किस दिशा में सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, उसके हिसाब से तापमान जो है वो भी प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्टर आता है और वो है मेघाच्छादन, क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, मेघाच्छादन या क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो भी प्रभावित करता है। क्लाउड्स कैसे प्रभावित करता है, इसका मैं पहले इनमें कईयों में मैं जिक्र कर चुका हूं कि जैसे सतह है, ठीक है, ये दो तरह से प्रभावित करता है। पहला मान लीजिए यहां पर ये क्लाउड्स बन रहे हैं, तो पहले तो ये क्या करेगा कि जहां पर ज्यादा क्लाउड्स हैं, ठीक है दोस्तों, जहां पर ज्यादा क्लाउड्स हैं वहां पर ऐसा कर सकता है कि ये सूर्य की किरणें जो आ रही हैं उनकी बहुत कम मात्रा को पहुंचने देगा, और इस वजह से क्या होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे आ रही है वो कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो बादल है उनका एल्बिडो होता है। ठीक है, और इस एल्बिडो की वजह से क्या है, ये सूर्य की जो किरणें आ रही हैं उनको प्रत्यावर्तित कर देती हैं, वहां से ही वापस लौटा देता है। ठीक है, जबकि सतह पर कम मात्रा में पहुंचती है। तो ऐसी सतह जो होंगी वहां पर क्या होगा, तापमान कम प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर ऊष्मा कम प्राप्त होती है तो तापमान कम हो सकता है। पहले तो ये ऐसे डिफर कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई सतह है जिसके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, यहां पर तापमान तो कम प्राप्त हुआ, सतही तापमान तो कम प्राप्त हुआ, मगर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है। अब यहां से सौरिक विकिरण के अपोजिट में जब पार्थिव विकिरण चलेंगी तो पार्थिव विकिरण की वजह से क्या होगा, ये जो क्लाउड है ये क्या करेंगे, इन पार्थिव विकिरणों को भी क्या करेंगे, वापस जब पार्थिव विकिरण टकराएंगी तो उनको वापस जो है वो पृथ्वी की ओर ही लौटा देगा। ठीक है, ठीक है, सोलर रेडिएशन जो है उसकी तो बहुत कम मात्रा जो है वो ही यहाँ पहुंच पा रही है, मगर फिर भी जितनी पहुंची उसने धरातल को गर्म तो किया ही, और यहाँ से पार्थिव विकिरण भी हुआ। और पार्थिव विकिरण ने क्या किया, जो ऊपर गया तो बादलों ने उसका वापस क्या कर दिया, प्रत्यावर्तन करके उनको वापस धरती की सतह पर पहुंचाने लगा। और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो वायुमंडल है, ये वाला जो वायुमंडल है ये गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पार्थिव विकिरण है वो तो ऊपर जा ही नहीं पा रही है। देखिए धरती जो है उसकी सतह जितना सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ही मात्रा में वो पार्थिव विकिरण करके ठंडा होने की कोशिश करती है, पर वो यहां से तो कंटिन्यू सौरिक विकिरण मिलती जा रही है, सोलर रेडिएशन तो उसको कंटिन्यू आ रहा है, मगर वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो कर ही नहीं पा रही है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो वो कर ही नहीं पा रही है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसलिए नहीं हो रहा कि पृथ्वी ऊपर भेजती है और वो तापमान वापस नीचे आता है, ऊपर भेजती है वो किरणें वापस नीचे आती है। इस वजह से जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के धरातल के पास वाला जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई सतह है जो कि बादलों से आच्छादित है, कवर्ड है, क्लाउड कवर्ड है, उसका तापमान जो आसमान साफ होगा जिस सतह का, उसकी तुलना में
अधिक होता है। अब इसलिए यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा और साथ में वायुमंडल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और इसी घटना की वजह से इनसे हम देखें तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान का व्युत्क्रम, ठीक है, तापमान का व्युत्क्रम कह सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है वो इसी की वजह से होता है। क्यों होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, तापमान जो है वो अधिक हो जाता है और ऊपर जो है यहाँ से अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ तापमान कम रह जाएगा धरातल के क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि जितने भी पवन है वो जो टेरेस्ट्रियल रेडियन से ऊपर उठी वो यहाँ पर ट्रैप कर जाएगी, यहीं पर रुकी रह जाएगी और नीचे धरातलीय सतह तो कंटिन्यू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर रही है। इसलिए एक रात के समय में जब बहुत लंबी रात होती है और बादलों से ढकी हुई होती है तो उस टाइम में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो तापमान टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, लो होगा और ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का धरातल के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से क्या है, धरती थोड़ी ठंडी हो गई है, मगर इसकी तुलना में अगर देखें तो ऊपर गर्म पवनें ऊपर जा ही नहीं पाई और वो वायुमंडल से, वो बादलों से रुक करके इससे ऊपर वाले वायुमंडल में ट्रैप हो गई और यहाँ तापमान बढ़ गया। तो यह हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट आप ये याद रखिए कि जो मेघाच्छादित सतह जो होगी, जो बादलों से ढकी सतह होगी, उसका वायुमंडल और धरातलीय सतह का तापमान अधिक होगा अपेक्षाकृत जो सतह जो है वो आसमान खुला है, जहां पर बादलों की उपस्थिति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो तापमान को और उसके वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक एक फैक्टर को समझाया है। और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आगे आपको, जो हम क्लाइमेटोलॉजी में आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम आएंगे। यहाँ मैंने कई चीजों की चर्चाएं की हैं जो हम आगे और देखेंगे। हमने वायुदाब की यहाँ थोड़ी चर्चा हुई, यहाँ हमारी बात हुई सागरीय समीर की, स्थलीय समीर की, इसके अलावा जो हमने जल धाराओं की भी यहाँ पर कुछ बातें की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थल और जल के स्वभाव का मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बताया कि वो कैसे डिफरेंट होता है। तो ये सब कारक जो है वो वायुमंडल और जो हमारे वायुमंडल की जो निचली परत है, जो निचला भाग है, उसको और धरातल जो है उसके तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।